बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने गैट का टेस्ट देना है सपोज़ आफ्टर बीएस एमफिल में एडमिशन के लिए, या अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है उसके बाद अगर आपने एमफिल का एडमिशन लेना है तो आपके जो गैट का जो टेस्ट होगा उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, या आप ये कह लें कि उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, या अगर आपने आफ्टर एमफिल अगर आपने पीएचडी का जो है एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी आपसे क्या रिक्वायरमेंट करती है, या वो आपको गैट की कौन सी कैटेगरी में कंसीडर करती है। वो आपसे ये कहती है कि आपने गैट जनरल का टेस्ट देना है या आपने गैट सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। तो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो यही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियो खासकर जॉब रेलेवेंट या एंट्री टेस्ट रेलेवेंट वीडियोस वो आप तक लाजमी पहुंच सकें और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा गैट का जो टेस्ट है वो है क्या, या जो गैट का हमारा इनिशिएट है या जो इसका स्टैंड बाय है गैट का वो क्या है। तो देखिए, जो हमारा गैट है इसका स्टैंड बाय बनता है जी से बनता है हमारा जर्नल, ए से बनता है एप्टीट्यूड और टी से बनता है हमारा टेस्ट। ये हमारा बन गया गैट, जो गैट का हमारा स्टैंड बाय है इसका बन गया जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। चलें, ये तो हो गया ना इसका स्टैंड बाय। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने आफ्टर बीएस या आफ्टर मास्टर सपोज अगर आपने एमफिल में अगर आप एडमिशन लेना है, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको ये कहती है कि आपने एडमिशन लेने से पहले आपने एक टेस्ट है एचईसी का गैट जर्नल, वो टेस्ट आपने जो है क्लैरिफाई करना है। जब आप उसे जो है क्लैरिफाई कर लेंगे फिर जो आपकी बीएस की जो है आपकी पासिंग रेशो वो और जो आपका टेस्ट है उसकी पासिंग रेशो को मिला के जो आप ये कहने कि उनकी एडमिशन परसेंटेज है, या अगर आप तो उसके ऊपर उसके मेयार पे पूरा आप आते हैं तो फिर ही आपको जो है वहाँ एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपने गैट जो है जनरल जब यूनिवर्सिटी आपको नॉमिनेट कर देती है कि आपने गैट जनरल का टेस्ट देना है तो वो टेस्ट होता क्या है, या आप ये कह लें कि उस टेस्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, या उसके अंदर या आप ये कह लें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपने कवर करना है। देखिए, जो गैट जनरल है इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि इसके अंदर जो है बेसिक 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी क्या है, ये आपका टोटल जो है इसमें सारा इंग्लिश का पोर्शन इसमें होता है। इसमें आपका जो है सेंटेंस कंप्लीशन आपका होगा, आपका एंटोनियम होगा, आपका एनालॉजीज होगा, फिर आपका जो है आपका लिए कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट होता है। वर्बल एबिलिटी में ये पार्ट आपका आता है, ये आपका बेसिक इंग्लिश है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट जो है पोर्शन वो ये है। नंबर 2 वाला जो आपका पोर्शन है वो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। वो सारे का सारा हमारा मैथ है, उसमें हमारा बेसिक अर्थमेटिक आता है और ट्रिग्नोमेट्री आती है, और जो हमारा बेसिक मैथ है सारा वो आता है। इसमें एडवांस मैथ हमें नहीं आता, या आप कहने कि एडवांस मैथ के जो एमसीक्यूज़ हैं या एडवांस मैथ का जो पोर्शन है वो इसमें नहीं आता। अगर आएगा भी तो बहुत कम, वैसे 80% चांस यही होता है कि इसमें आपको एडवांस मैथ से जो है रेलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सारे का सारा बेसिक अर्थमेटिक होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक से जो है रेलेवेंट क्वेश्चन ही इसमें होते हैं, जो आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, जो आपका पार्ट 2 है। अब जो आपका पार्ट 3 है वो आपका है एनालिटिकल एबिलिटी। अब एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर क्या होता है कि आपकी जो है लॉजिकल रीजनिंग आती है, आपका आईक्यू टेस्ट आता है कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे और इनसे जो 4 ऑप्शन होंगे उनके अंदर भी 2-2 आंसर होंगे। किसी एक भी आपने टिक करना है तो इसको बोलते हैं हम जो है लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, या आप ये कहने कि इसको हम बोलते हैं आईक्यू टेस्ट बोलते हैं। या जो आपका एनालिटिकल एबिलिटी है पार्ट जो 3 आपका है गैट जनरल का, उसमें ये जो पोर्शन आपको आएगा आईक्यू जो है रेलेवेंट क्वेश्चन आएंगे, या आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग जो है रेलेवेंट वो क्वेश्चन आपसे आएंगे। तो ये देखें कि आपका जो गैट जनरल है उसका मैंने जो है आपको कोर्स ऑफ कंटेंट बताया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्बल एबिलिटी जो है, नंबर 2 पे आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपका मैथ सारा, नंबर 3 पे आपका है जो है एनालिटिकल एबिलिटी, टोटल सारे का सारा आईक्यू। तो अब होता क्या है कि जब आप गैट जनरल का टेस्ट देते हैं उस वक्त यूनिवर्सिटी आपको जो है कंसीडर करती है कि आपकी कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, कैटेगरी सी है, या कैटेगरी आपकी डी है। तो अब मैं आपको ये कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूं कि आपकी कैटेगरी जो है उस हिसाब से जो आपके पोर्शन हैं उन जो है तीनों की जो हमारी परसेंटेज है वो डिफरेंट हो जाती है। कि अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो वर्बल एबिलिटी आपकी जो है 35 मार्क्स की होगी, अगर आपका जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी वो आपका 35 मार्क्स का, और फिर जो आपका एनालिटिकल एबिलिटी है वो आपकी जो है 30 मार्क्स की, और टोटल आपकी जो है 100 मार्क्स आपके बनते हैं। तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका जो भी कोई सब्जेक्ट है, या अगर आप सपोज़ एमफिल करना चाह रहे हैं, सोशल साइंसेज में करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग में करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट कोई भी आप चूज़ करते हैं, या अगर आप ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी ग्रुप अगर आप या उसका कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं तो आपकी कैटेगरी क्या आएगी। अब देखेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो है हमारा, अगर आप बिज़नेस या इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं
तो उसमें होगा क्या कि जो आपकी वर्बल एबिलिटी है वो 35 मार्क्स की होगी, फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी है वो 35 मार्क्स की आपकी होगी, फिर एनालिटिकल रीजनिंग या एबिलिटी कह लें वो आपका 30 मार्क्स का होगा। तो ये इस तरह से आपके 100 मार्क्स जो है वो पूरे बन जाते हैं। फिर नंबर सेकंड में जो हमारा गैट बी है, ये जो मैंने पहले बताया ये गैट ए था, अब गैट बी की बात कर रहा हूँ कि इसमें आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ है एंड सोशल साइंसेज के जो स्टूडेंट हैं उनका पार्ट ये है कि जो आपकी वर्बल रीजनिंग है, यानी कि जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है जो मैंने आपको बताया उसमें कॉम्प्रीहेंशन है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, एनालॉजीज़ है, एंटोनियम है, वो आपको आएंगे 50 मार्क्स के। 50% आप जो आप कह लें। फिर क्वांटिटेटिव आपका रीजनिंग है वो आपका 30% है। फिर आपका एनालिटिकल रीजनिंग है वो आपका 20 मार्क्स है। तो ये टोटल कैलकुलेट करें तो ये भी 100 बनते हैं। लेकिन ये आपका जो है गैट बी है और ये आपका है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज जो स्टूडेंट है उनके लिए। अब आपका है गैट सी, ये किन के लिए है? ये एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी एंड बियोलॉजिकल एंड जो है ना इससे जो है रेलेवेंट स्टूडेंट जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये बनता है गैट सी हमारा। तो गैट सी क्या है कि गैट सी में जो हमारी वर्बल एबिलिटी है यानी कि इंग्लिश का जो पार्ट हमारा है वो 45% का आएगा। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो पार्ट आपको 35% जो है % का आएगा। फिर हमारा है एनालिटिकल रीजनिंग है वो हमारा 25 जो है % का आएगा। तो ये टोटल को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे ये भी 100 ही बनते हैं कि आपका जो कैटेगरी जो सी है इसकी डिवाइडेशन भी मार्क्स की और है, जो कैटेगरी बी है इसकी भी डिवाइडेशन और है, जो कैटेगरी सी है इसकी भी डिवाइडेशन और है। अब जो हमारा जो गैट डी है उस पर बात कर लेते हैं कि उसकी मार्क्स की डिवाइडेशन या पोर्शन की जो है डिवाइडेशन वो किस तरह से हुई है। उसमें जो हमारा वर्बल एबिलिटी है वो हमारा जो है वो 50 मार्क्स का है। फिर हमारी जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो हमारी 30 मार्क्स की है। फिर हमारा एनालिटिकल रीजनिंग है वो हमारा 20 मार्क्स का है। तो ये टोटल को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये भी 100 बनते हैं। यानी कि कैटेगरी हमारी जो ए है वो बिज़नेस या इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट उनकी है। कैटेगरी जो हमारा गैट बी है इसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ जो साइंस स्टूडेंट उनकी है। फिर जो हमारा गैट सी है ये एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी या आप जो कह लें जो बियोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट हैं उनसे उनकी है। और जो हमारी गैट डी है ये जो हमारे जो है नॉन मुस्लिम स्टूडेंट जो हैं ये उनकी ज़्यादातर होती है कि इसमें आपका वर्बल जो है रीजनिंग वो 50 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव आपका 30 मार्क्स का और जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग है वो आपका जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। तो टोटल को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो इसके भी 100 मार्क्स बनते हैं। तो ये जो पोर्शन अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है ये है गैट जर्नल का। इसमें कैटेगरी आपने देख लेनी है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आपका टेस्ट जो है वो गैट जर्नल का होगा तो आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आपको आपकी कैटेगरी का पता है कि गैट जो हमारा ए है उसमें हमारा अगर जो वर्बल एबिलिटी है वो 35 का है, फिर हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग वो 35 का है, फिर एनालिटिकल है वो 30 का है, तो फिर आपके पास एक कह लें कि एक प्लेटफॉर्म आ जाता है कि तैयारी करना फिर आपके लिए आसान है कि अगर आपने गैट जनरल का टेस्ट देना तो फिर आपने वर्बल एबिलिटी को भी उतना टाइम देना है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी को भी उतना टाइम देना है, फिर जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग है उसको भी आपने उतना ही टाइम देना है। अगर आपका कैटेगरी बी आता है तो फिर उसमें वर्बल आपकी रीजनिंग वो ज़्यादा हो जाती है। कैटेगरी सी आता है उसमें और ज़्यादा होती है, 50 मार्क्स की आ जाती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का वो 30 मार्क्स का और जो आपका जो है एनालिटिकल वो 20 मार्क्स का। HC ने ये जो गैट जनरल की जो डिवाइडेशन दिया उसको देने का एक मकसद है कि अगर आपने टेस्ट के लिए अप्लाई किया है और टाइम ड्यूरेशन आपके पास सिर्फ 1 मंथ है या 1.5 मंथ है या आफ्टर कह लें कि टेस्ट की जो जब आपने अप्लाई किया है तो आपके पास 20 दिन है, तो आपने 20 दिनों में जो तैयारी करनी है इसी कोर्स ऑफ कंटेंट की करनी है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। वैसे अगर आपने जो वर्बल एबिलिटी की तैयारी करनी है या क्वांटिटेटिव या एनालिटिकल की तो वो तो पोर्शन बहुत ज़्यादा है, वो तो फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी की तरफ आप चले जाएंगे। लेकिन जब भी कभी आपने तैयारी करनी है, आपका कैटेगरी आपकी ए है, बी है, सी है, आपकी डी है, ये आपने सबसे पहले इसको देखना है। फिर आपने उसके मुताबिक मार्केट से इसकी टू दी पॉइंट जो बुक्स हैं गैट जनरल की वो परचेज़ करनी है और फिर घर ला के उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो उसमें मैथ और आपका जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो सारे का सारा प्रैक्टिस है। वर्बल एबिलिटी है उसमें थोड़ा वो याद करना पड़ता है, लेकिन वो भी सारा इंग्लिश है। लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल जो है रीजनिंग उसकी तैयारी आप अच्छे कर लेंगे, क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। 100 नंबरों का आपका जो है आपका पेपर है। टाइम ड्यूरेशन आपका जो है इस टेस्ट का वो यूनिवर्सिटी या HC जो है वो डिफाइन करती है। कभी आपका आधा घंटा होता है, कभी आपका 1 घंटा, कभी 1 घंटा 20 मिनट होते हैं। ये जो है आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ये आगे पीछे होता रहता है, ये एक फ़िक्स नहीं है। जैसे अब कोविड आया था तो कोविड के अंदर इन्होंने टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा रखा था और मार्क्स इन्होंने 40 रखे थे। तो ये जो मार्क्स की डिवाइडेशन है ये वक्त के साथ साथ होती रहती है। लेकिन अगर आपका गैट जनरल का टेस्ट आएगा तो मार्क्स आपके 100 ही रहेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। और जो आपके पोर्शन है वो 3 ही होंगे, इसके अलावा पोर्शन आपको नहीं आएंगे।
अब बात करते हैं कि जो आपका गैट जो आपका है सब्जेक्ट, उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, या आप ये कह लें कि अगर आपने गैट सब्जेक्ट आपने देना है वो अब आपका चाहे एमफिल का हो या पीएचडी का हो। असल बात ये है, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि वो जब आप गैट का अगर आप टेस्ट देने जाते हैं या अगर आपने एमफिल में एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हमने इस दफ़ा गैट जनरल का टेस्ट नहीं लेना, हमने टेस्ट लेना है गैट सब्जेक्ट का। तो जब सब्जेक्ट की बारी आती है उस सेंस में होता क्या है कि आपका 70% जो आपका जो कह लें कि जो सब्जेक्ट है, जो गैट सब्जेक्ट के अंदर जो आपका पार्ट है वो 70% या 60%, सम टाइम 50% भी होता है कि 50% आपका सब्जेक्ट, 50% आपका गैट जनरल का पार्ट, उसमें आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा और आपकी वर्बल एबिलिटी होगी, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं आता। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी वाले ये कहते हैं कि आपका जो गैट जनरल होगा, लेकिन उसकी जो डिवाइडेशन है सम टाइम वो चेंज होती है, वो या तो होगी 60-40% के 60% आपका सब्जेक्ट, 40% आपका जनरल, या 70% आपका सब्जेक्ट और 30% आपका जनरल। मोस्टली होता क्या है कि आप कह लें कि 95% चांस यही होता है कि आपका 70% जो है वो सब्जेक्ट बेस होगा, 30% जो है आपका जनरल बेस होगा। लेकिन जो 50-50 की डिवाइडेशन है ये बहुत कम होती है। ये आप कह लें कि सम टाइम जो है कभी कोई चांस ऐसा हो जाए तो यूनिवर्सिटी वाले ये जो है इस बात पे एग्री हों कि हमने 50% जो है वो जनरल लेना है, 50% आपका जो है सब्जेक्ट लेना है। लेकिन मोस्टली जो है 70% आपका सब्जेक्ट और जो है आपका 30% आपका जनरल में आपका जो है 15 मार्क्स की वर्बल एबिलिटी और 15 मार्क्स की आपकी जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी आती है। टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया है कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ की मर्ज़ी होती है या एचईसी की अपनी मर्ज़ी है, वो आपको 2 घंटे दे, 1.5 घंटे दे, या आपको वो जो है 1 घंटा दे दे, ये यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी, ये एक सा नहीं रहता। लेकिन जो आपकी पासिंग रेशो है वो आपकी 50% है। 50% आपने मार्क्स लेने हैं, 50% मार्क्स आप लेंगे तो ही एचईसी या यूनिवर्सिटी वाले आपको पास कंसीडर करेंगे, वरना वो आपको फेल कर देंगे। आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं गैट जनरल के या गैट सब्जेक्ट के, पासिंग रेशो हमारी 50 ही रही है। सम टाइम ये होता है कि जब आप गैट सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं उस सेंस में होता क्या है कि यूनिवर्सिटी वाले जो खुद लेते हैं वो कर लेते हैं कि हम, तो होता क्या है वो यूनिवर्सिटी वाले कर लेते हैं कि हमने इस दफ़ा जो पासिंग रेशो है अपनी 60% रखनी है या हमने जो है 70% रखनी है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, चांसेस से बिल्कुल जो है कम होते हैं। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि आपकी जो पासिंग रेशो है वो जो 50% ही होती है। टाइम ड्यूरेशन आपके पास या तो 1 घंटा आएगा या 1.5 घंटे, या बहुत भी ज़्यादा टाइम एक्सटेंड होगा तो 2 घंटे, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपने तैयारी करनी है कम वक्त में तो उसका सबसे अच्छा तरीकाकार यही है कि सबसे पहले आपको कोर्स ऑफ कंटेंट का पता हो कि आपने अपने कोर्स ऑफ कंटेंट को अगर आप देख के अगर आप चलते हैं कि अगर आपका गैट जनरल है तो कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, किस पोर्शन को टाइम आपने ज़्यादा देना है, किस पोर्शन को टाइम आपने कम देना है। और अगर आपका गैट सब्जेक्ट आता है तो फिर उसमें मेजर जो आपका है वो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बायो हो, एनी हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप एमफिल या पीएचडी करना चाहते हैं तो वो आपका जो है मेन जो आपका पार्ट है वो सब्जेक्ट का होगा। उसकी तैयारी ऑलरेडी पहले आपने की हुई है। अगर आपने फ्रेश मास्टर्स किया है या फ्रेश आपने बीएस किया है तो वो तो एक तरह से आपने उसको गो थ्रू करना है, लेकिन मार्केट में उससे रेलेवेंट भी मटेरियल एमसीक्यूज़ बेस्ड आपको मिल जाता है, तो आपने वहाँ से तैयारी कर लेनी है। अगर आप टू दी पॉइंट बुक से तैयारी करते हैं तो आपकी कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है। लेकिन अगर आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, असल मुद्दा यही है कि अगर आपके पास 2 हफ्ते हैं या 3 हफ्ते हैं या 1 महीना है और आप चाहते हैं कि कम टाइम में हमारी तैयारी अच्छी हो, हमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग का अंदाज़ा नहीं है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है उसने हमें उर्दू पढ़ा है तो अगर उसके बाद वो इस तरफ आता है एमफिल की तरफ, तो अगर उसके लिए जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी नया है और एनालिटिकल रीजनिंग वो भी नया है, क्योंकि एनालिटिकल में सारा आईक्यू है और क्वांटिटेटिव में सारा आपका मैथ है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र आपने रख लेना है कि अगर आप चाहते हैं कम टाइम में अच्छी तैयारी करना और परफेक्ट तैयारी करना, उसका सबसे आसान वे और इजी वे यही है कि आप पहले अगर जर्नल है तो कैटेगरी को आप चेक कर लें, ABCD आपकी कौन सी है। अगर आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को आपने टाइम ज़्यादा देना है और जनरल को टाइम आपने कम देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरल को टाइम आपने बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि अगर आपका गैट जनरल होता है तो आपके लिए ये आसानी है कि सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी मालूम है, उसकी तैयारी आपने पहले की है, उस पर टाइम आपका कम लगेगा, और जनरल को थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा दें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप उस टेस्ट को पास करें और अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है आप अपना एमफिल में एडमिशन लें। वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो चाहे आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, चाहे आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, आपकी GC है, एनी हाउ कोई भी है, किंग एडवर्ड लगा लें आप, या आप कोई भी लगा लें,
पूरे पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, गैट का जब आपने टेस्ट देना है, वो चाहे आपने एमफिल करना है या आपने पीएचडी करनी है, उसका जो कोर्स ऑफ कंटेंट है वो यही है, या तो आपका जर्नल आएगा या आपका सब्जेक्ट आएगा। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जो सिर्फ सब्जेक्ट ही लेती हैं, जर्नल लेती नहीं है, ऐसा भी होता है। अब जैसे हमारे पाकिस्तान में जो हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है या जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है, अगर इन्होंने एमफिल करवाना है तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि आपने गैट का टेस्ट देना है, लेकिन उसमें 100 के 100 नंबर आपके सब्जेक्ट बेस ही होंगे, उसमें जनरल का पार्ट नहीं आएगा। ये एक उनकी अपनी स्पेसिफिकेशन है यूनिवर्सिटी की जो उन्होंने क्रिएट की हुई है, इसमें हम जो है या आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने देखें टेस्ट लेने से पहले ये बात आपको जो है क्लैरिफाई की है कि हमारा जो 100 मार्क्स का जो टेस्ट होना है वो सारे का सारा जो है सब्जेक्ट बेस होगा, उसमें जनरल नहीं आएगा। तो इसमें आपके लिए एक आसानी हो जाती है, आपके लिए एक ईजी है तैयारी करना। अगर आपको कोर्स ऑफ कंटेंट पहले से पता चलता है अपना एंटी टेस्ट देने से पहले, तो आप कम वक्त में तैयारी अच्छी कर लेते हैं। ये एक आसान वे है, ये एक इजी वे है। कभी भी आपने तैयारी करनी हो तो कोशिश करेंगे पहले उसकी स्पेसिफिकेशन को मालूम कर लें, ताकि आपकी कम वक्त में तैयारी अच्छी हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।